Hello my rising stars, this is Shikha Arora and today we are going to start with class 7 science chapter number 11 transportation in plants and animals. So let's get started. Children, see the warm up first. All living things carry out different life processes that allow them to survive. You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. But they need to transport all of these to various parts of their body. A transport system is also required for the excretion of waste products from the body of organization. नहीं है ये बेटा, this is organisms. Make the correction here, this is organisms. How the food from the field reaches the market? Draw a line to find the answer. सबसे पहले फूड को हम ग्रो करते हैं, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर वो वेंडर्स के पास पहुंचता है और वेंडर से ये आपके घर तक पहुंचता है. नाउ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम ही वो सिस्टम है जिसके थ्रू आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, डाइजेस्टेड मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इवन वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर फेंका जाता है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ऐसा क्या कंपोनेंट्स हैं जो ये काम करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड. अगर आप अपना टो से अपना हेड तक देखो तो हर जगह ब्लड प्रेजेंट है. अगर हमें हेड पे चोट लगती है तो भी ब्लड ऊज आउट होता है, टोज में लगती है तो भी ब्लड ऊज आउट होता है. दैट मीन्स हमारी पूरी बॉडी इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड. अब ये जो ब्लड है ये किस में ट्रैवल करता है? ये ट्रैवल करता है थ्रू ब्लड वेसल्स. तो ब्लड के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स और ये ब्लड जो है किस में पंप किया जाता है? ये पंप किया जाता है हार्ट में. सो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन जो क्या करता है, जो ब्लड पूरी बॉडी में सेंड करता है और पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड भी हार्ट में ही आके गिरता है. In humans, digest food, water, oxygen and waste materials are carried around the body by the blood. Blood flows through a network of tubes which are called as blood vessels. Blood is pumped to every part of the body by the heart. So heart, an extensive network of blood vessels that spreads in the entire body, and the blood which transport various materials together form the circulatory system. तो circulatory system ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट से मिलके बना है. और ब्लड वेसल्स भी हमारी 3 टाइप की होती हैं, जो होती हैं आर्टरीज जो कि प्योर ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं और कैपिलरीज जो आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती हैं. नाउ व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. अगर आप एक एवरेज पर्सन की बात करें तो उसकी बॉडी में 5 से 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है और ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज फ्लूइड कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा. आपने देखा होगा कभी कभी आपको जब चोट लग जाती है तो उसके पास से येलो कलर का लिक्विड ऊज आउट होता है, तो दैट इज ब्लड प्लाज्मा. इसका दूसरा कंपोनेंट होता है सॉलिड कंपोनेंट विच इज कॉल्ड एज ब्लड सेल्स विच इंक्लूड RBC, red blood cells, WBC, that means white blood cells and platelets. So blood is a red colored fluid consisting of plasma with RBC, WBC and platelets floating in it. तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा is the fluid part of the blood which makes about 55% of the blood. Plasma is made of 90% of water और ये हेल्प करता है डाइजेस्टिव फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में, इवन हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट आरबीसी. आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स. एज द नेम इंडिकेट ये रेड कलर के होते हैं. अब ये रेड कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. If you break this word, it is hemo plus globin. Hemo means iron and globin means protein. इसीलिए हमें सब कहते हैं कि अगर आपको अपनी बॉडी में खून बढ़ाना है तो आप आयरन की चीजें खाएं, ऐसी चीजें खाओ जो आयरन में रिच हो, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करो अपनी बॉडी में.
The hemoglobin of RBC transports oxygen from lungs to all the cells of the body. अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन के साथ, इट हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीहेमोग्लोबिन. दिस ऑक्सीहेमोग्लोबिन इज एन अनस्टेबल कंपाउंड. ये सारे ही सेल्स तक पहुंचाया जाता है जहां ये ब्रेक कर जाता है और ऑक्सीजन हर सेल को डिलीवर कर देता है. और एट द सेम टाइम हीमोग्लोबिन, अब जब फूड का ऑक्सीडेशन हुआ तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई, इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो लेके जाना है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, उसे लंग्स तक लेके जाता है, वहां पे अगेन ये ब्रेक डाउन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है और फिर से ऑक्सीजन को उठा लेता है टू फॉर्म ऑक्सीहेमोग्लोबिन, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज. Red blood cells are red in color due to presence of red pigment called hemoglobin. The hemoglobin of RBC transport oxygen from lungs to all the cells of the body. It also carries the carbon dioxide produced by cells during the breakdown of digestive food to the lungs. RBCs are produced in red bone marrow. ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो अबाउट 120 डेज का होता है. They are disc shaped and small in size. Now WBC, as the name indicate, white कलर के हैं, कलरलेस हैं और irregular shaped के सेल्स होते हैं. ये बहुत कम नंबर में होते हैं एज कंपेयर टू आरबीसी, लेकिन इनका साइज बड़ा होता है. नाउ डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस. ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. तो डब्ल्यूबीसी फाइट द इन्फेक्शन दैट मे हैव एंटर्ड योर बॉडी एंड किल इट एंड हेल्प अस टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज. अब अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर कर जाता है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, तो डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, उसके साथ फाइटिंग करते हैं. आपने देखा है कभी कभी आपके दानों में से पस निकलती है. सो व्हाट इज दैट पस, दैट इज डेड डब्ल्यूबीसीज अलोंग विद द इन्फेक्शियस ऑब्जेक्ट दैट मे हैव एंटर्ड योर बॉडी. तो डब्ल्यूबीसी हमें डिजीजेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. या तो ये डायरेक्टली इन्फेक्शियस सेल्स को खा जाते हैं या फिर ये ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज, जो कि इन्फेक्शन को फाइट करती है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर कलरलेस राउंड टाइनी फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. अगर एक पर्सन कहीं पे उसको इंजरी हो जाती है तो उसका ब्लड, आपने देखा है ब्लड ऊज आउट होने लगता है, थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि उसके ऊपर क्लॉट बन जाता है, चोट के ऊपर हमारी क्लॉट बन जाता है. तो ये क्लॉट बनने में जो हेल्प करता है वो है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. अगर प्लेटलेट्स की मात्रा आपकी बॉडी में कम होगी तो आपका जो इंजरी है वो क्लॉट नहीं करेगी एंड पर्सन में इवन डाई ड्यू टू excess loss of blood. If a person get injured, then blood starts flowing from the cut or wound made by the injury. The body cannot afford to let blood flow out of the body. So after some time, a dark red clot is formed which plugs and cuts and bleeding stops. The blood clots is formed due to presence of platelets in the blood. So platelets play a major role in blood clotting. नाउ ब्लड वेसल्स. अब जो ब्लड है वो किस में ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करता है थ्रू ब्लड वेसल्स. अब ये वेसल्स कौन कौन सी हैं, एक होती है आर्टरी. आर्टरी वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट. हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. सो दे जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कैसा ब्लड कैरी करती हैं ये प्योर ब्लड कैरी करती हैं, क्योंकि इन्हें पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है ताकि ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचाई जा सके. एक्सेप्ट वन, एक ही एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. दैट मीन्स जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है. इसीलिए ये थिक वॉल्ड होती हैं. इनका ल्यूमन जो होता है वो बड़ा होता है. क्यों होता है, क्योंकि ब्लड को इनमें से जो ट्रैवल करना है वो बहुत हाई प्रेशर में ट्रैवल करना होता है, इसलिए इनकी वॉल्स जो होती हैं ये थिक होती हैं.
इनके अंदर कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है। Arteries are the blood vessels that carry blood from heart to various parts of the body. All arteries except pulmonary artery carry oxygen rich blood. Arteries have thick and elastic muscular walls because blood flow is rapid and at high speed. The arteries lie quite deep under our skin and hence they are not easily seen. Walls are absent in arteries. फिर आती है वेन्स। अब वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम ऑल द सेल्स टूवर्ड्स दी हार्ट। दैट मीन्स ये इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही हैं, ऐसा ब्लड कैरी कर रही हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। तो ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके चलती हैं। तो इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, इलास्टिक होती हैं, क्योंकि ब्लड को इनमें हाई प्रेशर से चलना ही नहीं है, ब्लड तो इनमें लो प्रेशर में चलता है। और इनके अंदर वॉल्व्स भी होती हैं सो दैट ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। The veins are the blood vessels that carry blood from all part of the body back to heart. इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, वो है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, carry carbon dioxide rich blood. The veins have thin and less elastic muscular walls because the blood flow is not rapid and at low pressure. The veins are less deeply situated than arteries. The greenish blue lines which we see just below our skin. आप अपनी skin के नीचे जो lines देखते हो, greenish blue color की जो lines आपको दिखती हैं, वो actually आपकी veins हैं। Veins have walls which allow the blood to flow in one direction only, that is only towards the heart. फिर आती है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली बहुत ही थिन ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आर्टरीज को वेन से ज्वाइन करती हैं। थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। द यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ब्लड passes into the body cells through capillaries. At the same time, waste products like carbon dioxide formed in the body cells enter into the blood through thin walls of capillaries. तो ये हेल्प करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल में। फंक्शन ऑफ ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड इज द ओनली सब्सटेंस दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तभी तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा। सेकेंडली, दे ऑल्सो पिक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिलीवर इट टू द लंग्स so that it can be expelled out of the body. The blood carries digestive food from a small intestine to all cells of the body. तो जो digested food produce हुआ है हमारे intestine में, जब food का digestion हो गया है तो उसके अंदर जो useful substances है वो भी तो पूरी body में distribute करने हैं, उसका काम कौन करेगा? Blood करेगा। Blood carries urea from the liver to kidneys for excretion in urine. तो blood waste products को भी remove करने में हमारी help करता है। इट किल्स द हार्मफुल जर्म्स। अगर कोई बॉडी में हार्मफुल जर्म्स एंटर कर गए हैं तो WBC उससे फाइट करते हैं और हमें डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली, ब्लड ऑल्सो कैरीज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड से जहां पे भी उनकी जरूरत है वहां पे डिलीवर करने का काम भी ब्लड ही करता है। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी हार्ट। हार्ट क्या होता है? Heart is an important body organ located in the chest cavity between lungs. तो हार्ट कहाँ लोकेटेड है? हार्ट कहीं पे भी साइड में लोकेटेड नहीं होता, हार्ट हमेशा लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। इट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ योर राइट फिस्ट। आपकी एक मुट्ठी जितना हार्ट का साइज होता है और ये हमेशा लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। It is slightly tilted to the left side of the chest cavity. It is responsible for circulation of blood. It pumps with pressure the blood carrying food and oxygen in blood vessels to reach the different body parts and receive the incoming blood carrying carbon dioxide and waste from body cells. तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से ढका रहता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। इन ह्यूमंस हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। इसमें 2 होते हैं ऊपर वाले चैम्बर जिनको हम बोलते हैं ऑरिकल या हम इनको बोलते हैं एट्रियम। सो एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम और उसके नीचे होता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल।
लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो राइट साइड से कंप्लीटली सेपरेट होती है बाय मींस ऑफ अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। ये इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड जो है वो मिक्स ना हो जाए। देयर आर वॉल्स बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल ऑन ईच साइड। तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल। और ऐसे ही राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में खुलता है, इसीलिए यहां पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द चेंबर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। कौन सी मसल्स हैं वो हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? कार्डियक मसल्स आर द वन विच आर फंक्शनल थ्रू आउट द बॉडी। इवन अगर आप सो रहे हैं तब भी आपकी जो ये मसल्स हैं ये कंटिन्यूअसली रिलैक्स और कंट्रैक्ट करती रहती हैं। अगर ये रुक गई तो आपका हार्ट भी रुक जाएगा और पर्सन की डेथ हो जाएगी। These muscles contract and relax rhythmically. One complete rhythmic contraction of the heart followed by its relaxation is called heart rate. तो आपका हार्ट जो है ये बार बार रिलैक्स होता है, फिर कंट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर कंट्रैक्ट होता है, और यही रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट रेट। When we do any physical activity like running, cycling, etc., our heart beats become faster. तो जो एक एवरेज हार्ट बीट होती है जो पर्सन की होती है वो होती है 72 to 80 पर मिनट। लेकिन जब हम कोई विग्रस एक्टिविटी करते हैं जैसे रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज बॉडी रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट दैट टाइम। A doctor uses an instrument called stethoscope. ये तो आपने इंस्ट्रूमेंट देखा है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी कमर पे लगा के देखता है, तो वो क्या सुनता है? वो आपका हार्ट रेट सुन रहा होता है। A stethoscope consists of set of earpiece and a chest piece with a sensitive diaphragm to read heartbeats. A tube connects the diaphragm to the earpiece. The chest piece is placed at the approximate place to hear the heartbeats in the form of लब एंड डब। तो जब एक रिलैक्सेशन होती है, कंट्रैक्शन होती है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है लब डब। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी बाय रेगुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं थ्रू विद द मीन्स ऑफ अ डायग्राम। सबसे पहले क्या होता है? ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स, देन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर्स द ब्लड। तो अब ब्लड कैसा हो गया है? ब्लड हो गया है प्योर। प्योर ब्लड का मतलब होता है ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन। अब इस रिच ऑक्सीजन रिच ब्लड को कौन कैरी करेगा? इसको करेगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ही वो वेन है जो इसे लंग्स से लेके जाएगी हार्ट तक। द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स और इसको ये डालेगी हमारे लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम क्या है? इसके अंदर क्या हुआ? रिलैक्स हो गया क्योंकि इसमें ब्लड फिल हो गया। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है, अब मिट्रल वॉल्व खुलेगा और ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। उसके बाद ये मिट्रल वॉल्व क्लोज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या आ गया है? प्योर ब्लड आ गया है। When the left ventricle contracts, अब क्या होगा? अब पहले तो हमारा ऑरिकल जो था जब उसमें ब्लड आया उसने रिलैक्स किया, उसके बाद मिट्रल वॉल्व खुले और एट्रियम से ब्लड गिरना है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अब एट्रियम जो है ये कंट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। अब जब ब्लड वेंट्रिकल में आ गया है तो अब इसको पूरी बॉडी में ब्लड को सेंड करना है, तो इट विल नाउ कंट्रैक्ट। When the left ventricle contracts, it pumps oxygenated blood into the main artery called aorta. तो aorta में अब ये सारा ब्लड आके गिरेगा। फिर aorta जो है आगे ब्रांचेस में ब्रेक करेगी, आर्टरीज में ब्रेक करेगी और पूरी बॉडी को ब्लड को सप्लाई करेगी। When oxygenated blood from arteries passes through capillaries of the blood or body organs, then it gives food and oxygen. तो अब ये arteries क्या काम करती हैं? ये food और oxygen को capillaries में देती जाएंगी और capillaries इसको आगे distribute करती जाएगी। At the same time अब कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब ब्लड जो है वो पिक कर लेगा। तो अब ब्लड कैसा हो गया? ब्लड हो गया इम्प्योर। अब इसके अंदर कार्बन रिच ब्लड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, तो दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी का कलेक्ट किया जाएगा और कहाँ डाल दिया जाएगा? राइट एट्रियम में। अब ये राइट एट्रियम जो है ये रिलैक्स करेगा, उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे और ये ब्लड जो है पास ऑन हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। तो अब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा और राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा। अब राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका ऑक्सीजनेशन होना है, तो अब ये कंट्रैक्ट करेगा और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड अब हार्ट से लेके जाएगी लंग्स तक फॉर इट्स प्यूरिफिकेशन। When the right atrium contracts, the deoxygenated blood is pushed into right ventricle. When right ventricle contracts, deoxygenated blood is pumped into the lungs. In lungs, deoxygenated blood gives out carbon dioxide and absorbs oxygen from air being breathed in. So blood becomes oxygenated again. और ये साइकिल जो है ये हमेशा चलती ही रहती है। Now excretion. It is a life process that involves elimination of metabolic waste products produced in the body periodically. तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक कैसे पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद आपकी बॉडी में और भी एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जिनको बॉडी से बाहर फेंका जाता है। This process of eliminating the waste material being produced inside the body is called as excretion. These waste products are a result of hundreds of anabolic and catabolic processes that continuously keep on going in the body. The waste products produced need to be removed, else they can accumulate in the body and can prove fatal. हमें अपना वेस्ट मटेरियल जो है ये बॉडी से बाहर एक्सपेल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर पॉइजन कर सकता है। All organisms, plants or animals, small or big, are equipped with some systems that help them to remove the metabolic waste. तो अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की बात करें तो इसमें होती हैं दो बीन शेप्ड किडनीज, टू यूरेटर्स। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं यूरेटर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दोनों खुलते हैं एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से एक ओपनिंग होती है, इसके बिल्कुल नीचे एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन जो है आपकी बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। Kidneys are situated at the level of waist on either side of the vertebral column. Kidneys are brick red in color and bean shaped in structure. तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है ये bean shaped होता है। इनको भी आर्टरीज और वेन्स की सप्लाई रहती है जो कि इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, और रीनल वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लेके जाती है। Each kidney contains a large number of coiled tubes called nephrons. तो अगर आप किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो इसके अंदर बहुत छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यू विल स्टडी द नेफ्रॉन इन योर हायर क्लासेस। नेफ्रॉन्स ही वो होते हैं जो कि फिल्टर की तरह काम करते हैं और ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को अलग करते हैं। When the blood reaches to kidneys, it contains both useful and harmful substance. Useful substance को absorb कर लिया जाता है और unuseful substance को आगे सेंड कर दिया जाता है। तो नेफ्रॉन फिल्टर का काम करते हैं, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को आगे पास कर देते हैं और जितना भी यूजफुल सब्सटेंस है वो वापस से ब्लड को लौटा दिया जाता है। The nephrons as a filter that removes the harmful substances from the blood. Waste products dissolved in water are removed from kidney as a yellowish liquid called urine. तो यूरिन formed in the kidney goes into the urinary bladder. यहाँ पर क्या होता है, किडनी से निकली दो ट्यूब्स, इनको हमने बोला यूरेटर, यहाँ से यूरिन ट्रैवल करके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से फिल हो जाता है तो आपको फीलिंग आती है दैट आई नीड टू गो टू द वॉशरूम। जब आप वॉशरूम जाते हो तो यूरेथ्रा जो है ये ओपन हो जाता है और यहाँ से यूरिन जो है बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। An adult human being normally passes 1 to 1.8 liters of urine in 24 hours.
The urine consists of 95% water, 2.5% urea and 2.5% other waste products like uric acid and ammonia. इसीलिए इसके अंदर इतनी पंजेंट स्मेल होती है क्योंकि इसके अंदर अमोनिया भी प्रेजेंट होती है. Excretion in animals. Animals excrete their nitrogenous waste products in the form of ammonia, urea or uric acid. The animals differ greatly in their mode of excretion and excretory organs. तो अगर आप ह्यूमंस की बात करो तो ह्यूमंस में यहाँ पे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जितना भी अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड फूड रह गया है उसको थ्रो आउट करती है फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ फीशेस. तो हमारी बॉडी में से जो सॉलिड वेस्ट निकाली जाती है दैट इज द फीकल मैटर, इट इज एलिमिनेटेड थ्रू एनस. और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. लंग्स, हमने अभी डिस्कस किया है कि जो हमारी बॉडी की वेस्ट बनी, गैशियस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी, इट हैज टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. तो इसको रिमूव करने के काम करते हैं हमारे लंग्स. Carbon dioxide is produced as waste product in our body cells during the process of respiration. This carbon dioxide is removed by lungs through exhalation. Then skin. Children's skin is also an excretory organ. आपने देखा होगा जब गर्मियों में आप स्कूल जाते हो, व्हाइट शर्ट पहन के जाते हो तो शर्ट कैसी हो जाती है, शर्ट में से स्मेल आती है बिकॉज ऑफ योर स्वेट. आप स्वेट करते हो, जो आपकी अंडर आर्म्स होते हैं वहां से शर्ट येलो हो जाती है. इसका मतलब क्या है कि स्वेट के अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट है. तो स्किन जो है ये स्वेट के थ्रू भी वेस्ट मटेरियल्स एक्सक्रीट आउट करती है. Our skin helps in eliminated excess water, urea, some salts and other metabolic waste in the form of sweat. Sweat is a liquid waste that secreted from the sweat glands below the skin. The sweating performs two functions. सबसे पहले तो ये harmful substances को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है. दूसरा, जब स्वेट का इवेपोरेशन होता है तो हमारी बॉडी कूल फील करती है. दैट मीन्स इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर. Sweating helps to remove excess water, some salts, urea as liquid waste from the body. Sweating helps to keep our body cool during hot summer days. When sweat evaporates from our body, it takes the heat required for evaporation from our body. In this way, our body loses heat and make us feel cool. Sometimes in hot summer day, we see white patches are formed on our clothes, especially in the area like underarms. These white patches are formed by the salts left on the clothes when the water present in the sweat evaporates. Then we have kidneys. Kidneys are the main excretory organs of our body that helps in eliminating urea, waste salts, excess water from the blood in the form of urine. Diabetic person. In a normal healthy person, the composition of urine remains fairly constant, but when a person's body fails to function properly, the composition of urine changes depends on the abnormality developed, such as in a diabetic person. The urine shows the presence of glucose which otherwise is not present in urine. तो जो एक डायबिटिक पर्सन होता है जिसमें हम बोलते हैं कि आपको शुगर हो गई है, शुगर होने का मतलब क्या है कि आपके यूरिन में शुगर इज बीइंग एक्सक्रीटेड आउट. एक्सेस ऑफ शुगर आपकी बॉडी में जो है वो निकल रही है थ्रू यूरिन, एंड सच पर्सन इज कॉल्ड एज अ डायबिटिक पर्सन. Similarly, the presence of amino acids, proteins and albumin indicates the malfunctioning of kidney. तो जब हमारी किडनीज खराब हो जाती हैं तो हमारे यूरिन में अमीनो एसिड्स, प्रोटीन ये सब भी एक्सक्रीट आउट होने शुरू हो जाते हैं. It is for this reason that medical practitioner ask for urine test. तो जब हमारा डॉक्टर यूरिन टेस्ट कराता है तो वो देखते हैं कि हमारे यूरिन में किस चीज़ का एक्सक्रीशन हो रहा है और फिर वो उसी से हमें मेडिसिन देते हैं ताकि हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर सके. Of the visiting patients to analyze the functioning of the concerned body organ. Kidney failure. Sometimes a person's kidney may stop working due to infection or injury. As a result of failure of both kidneys, जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है वो ब्लड में ही अक्यूमुलेट होती रहती है. ब्लड से वो रिमूव नहीं हो पाती, हमारी बॉडी से बाहर नहीं फेंक पाती है. तो पर्सन में डाई इन अ वीक. सो
ऐसे केसेस में डॉक्टर्स जो होते हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ किडनीज के लिए रेफर करते हैं और हमें या तो वो डायलिसिस के लिए कहते हैं या फिर किडनी ही ट्रांसप्लांट करने के लिए कहते हैं। सो व्हाट इज डायलिसिस? Kidney once start malfunctioning need to be treated immediately with a strict control on diet and fluid intake। तो डॉक्टर हमें क्या कहते हैं, जब हम डायलिसिस करवाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें हैवी फूड बिल्कुल नहीं लेना, बहुत ही लाइट फूड लेना है जो कि ईजिली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो सके और जिसमें से वेस्ट जो है ईजिली रिमूव की जा सके। Otherwise, chances of survival of a person with damaged kidney depends on either regular dialysis or kidney machine or kidney transplant। In dialysis, the urine is made to pass through semi-permeable tubing immersed in a specific solution। तो यहाँ पर आपकी बॉडी में ऐसी ट्यूब्स इंसर्ट की जाती हैं जिनके थ्रू यूरिन जो है आपकी बॉडी से बाहर एक्सपेल किया जाता है। Concentration of this solution is exactly like that of a normal human blood। Hence, anything in excess is withdrawn out by passing blood to purify it। तो ये हमारी बॉडी में से यूरिन को रिमूव करने में और ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करती है। फिर आता है किडनी ट्रांसप्लांट। अगर आपकी दोनों ही किडनी बिल्कुल डैमेज हो गई हैं, डायलिसिस भी नहीं हो सकता, तो डॉक्टर आपको कहता है कि आप कोई डोनर ढूंढिए जिससे कि आपकी बॉडी में किडनी ट्रांसप्लांट की जा सके। द डैमेज किडनी कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन्स हेल्दी किडनी बाय अ सर्जिकल प्रोसीजर। चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन विद ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। नाउ आपको पता है कि प्लांट्स को क्या करना है, प्लांट्स को बनाना है खाना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो एंटर करेगी थ्रू स्टोमेटम, लेकिन वाटर भी तो चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। और ये वाटर कहाँ प्रेजेंट है? ये वाटर प्रेजेंट है रूट्स के पास, सॉइल में। सो सॉइल से रूट्स अब्सॉर्ब करेंगी वाटर एंड विल ट्रांसफर इट टू द लीव्स, क्योंकि लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, दे आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। खाना कहाँ बनता है? फोटोसिंथेसिस बेसिकली लीव्स में होता है। सो ये सब पानी जो है ये आपको कहाँ तक पहुँचाना है? लीव्स तक पहुँचाना है। एंड उसके बाद जो खाना बन जाएगा, दैट इज द ग्लूकोज, इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट्स के हेयर्स तक में खाना पहुँचाना है। सो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनको हम बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू लीव्स एंड फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। सो लेट्स अस डिस्कस दिस इन डिटेल। We have learned in photosynthesis, plants take water and mineral from the soil through the roots and transport it to the leaves. The other mode of transport involves the transport of water from the root to leaves and that of synthesized food from green leaves to non-green plant parts such as roots or fruits. The transport system of the plant is called vascular system और ये consist करता है long tube-like structures जिसको हम बोलेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। द जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सच एज रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एक्सेट्रा। जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है ना थ्रू ब्लड वेसल्स, ऐसे ही इनके पास भी वेसल्स होती हैं और उनका नाम क्या है? जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहला पार्ट क्या आता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होंगी? रूट्स में प्रेजेंट होंगी। रूट्स कहाँ होती हैं? अंडरग्राउंड होती हैं, सॉइल के पास। तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो सॉइल को सराउंड कर लेते हैं और सॉइल के अंदर क्या है? वाटर है। तो वाटर फ्रॉम द सॉइल इज टेकन अप बाय द रूट हेयर्स। रूट हेयर्स फिर उस वाटर को लेके जाती हैं द सेंटर ऑफ द रूट जहां पर प्रेजेंट होता है जाइलम, और फिर जाइलम सेल बाय सेल, वन बाय वन ड्रॉप को ऊपर प्लांट में लेके जाता है। The roots has large number of root hairs. The root hairs is in contact with water and mineral present between the soil particles. The water and minerals are absorbed by the root hair. The large number of fine root hairs increase the surface of the root in contact with water, due to which more water and minerals can be absorbed by the root at rapid rate.
Water and minerals absorbed by root hair from soil move from cell to cell. सेल से एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं, किसमें? रूट में, और अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंच जाते हैं? जाइलम में, जो कि सेंटर ऑफ द रूट में लोकेटेड होता है. नाउ इसी को शो करने के लिए चिल्ड्रन सी एन एक्टिविटी टू शो हाउ वाटर रीचेस जाइलम वेसल्स ऑफ रूट फ्रॉम द सॉइल. तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप एक बड़ा सा आलू लोगे, यू विल टेक अ पोटैटो एंड पील इट्स आउटर स्किन. उसकी आउटर स्किन को हम रिमूव कर देंगे. कट वन ऑफ इट्स एंड टू मेक अ बेस फ्लैट. उसका बेस हम बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे. वी नाउ मेक अ डीप एंड हॉलो कैविटी इन द सेंटर ऑफ द पोटैटो पीस. उसके सेंटर में हम एक कैविटी बनाएंगे और उस कैविटी को हम फिल कर देंगे शुगर सोल्यूशन से. एंड मार्क द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन in it by inserting a pin through the potato wall. अब क्या करेंगे? अब हम इसे एक बीकर में रखेंगे जिसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे. पानी बच्चों हम इतना लेंगे कि वो उस मार्क तक ना हो, मतलब जो हमने पिन लगाया है उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए वाटर का लेवल. The level of the water in the beaker should be below the level of the pin inserted in the potato. Allow the apparatus to stand for a few hours. थोड़े टाइम के लिए हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे. तो हम क्या देखते हैं कि लेवल ऑफ शुगर जो है वो बढ़ जाता है, पिन के मार्क को क्रॉस कर जाता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट वाटर फ्रॉम द आउटसाइड, दैट मीन्स वाटर विच वॉज इन द बीकर हैज मूव्ड इनसाइड द पोटैटो. अब तो वो कैसे हुआ? इट इज बाय सेल टू सेल. एक सेल से दूसरे सेल ने वाटर को ट्रांसपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो सेंट्रल कैविटी में फिल हो गया. The walls of the potatoes are made up of tiny cells joined together. The water from the beaker moves from cell to cell in the potato wall and reaches the deep cavity in the center of the potato piece. This leads to an increase in the level of sugar solution inside the cavity. In the same way, water reaches xylem vessels of the root from the soil through the root hair. बिल्कुल ऐसे ही पानी जो है सॉइल से रूट हेयर्स तक पहुंचता है, और रूट हेयर से इन द सेंटर ऑफ द रूट जहां पे जाइलम प्रेजेंट है, सो दैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. चिल्ड्रन सी असेंट ऑफ सैप. द वैस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम. तो जाइलम जो है इसने एक पूरा कंटिन्यूअस नेटवर्क बनाया हुआ है. नेटवर्क मतलब ये रूट टिप से लेके लीफ के हर पार्ट तक प्रेजेंट है. तो ये क्या करता है कि सेल बाय सेल, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है राइज करता है, एंड इट रीचेस अप टू द लीव्स जहां पर इस रॉ मटेरियल की जरूरत होती है. उसके बाद आपको ये भी पता है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट भी होता है फ्रॉम द लीव्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, जो कि प्लांट को कूल रखता है. तो ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, जब वाटर इवेपोरेट होता है तो ये एक सक्शन पुल क्रिएट कर लेता है. इसकी वजह से भी वाटर जल्दी जल्दी राइज अप हो जाता है. इवन आप ये देखो कि कितने कितने टॉल ट्रीज प्रेजेंट है, उनके टिप तक पानी पहुंचता है, वहां से उनकी लीव्स में से भी पानी इवेपोरेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और वहां तक जाइलम जो है वो डिलीवर करता है वाटर एंड मिनरल्स को बाय द प्रोसेस ऑफ सक्शन पुल. इस सक्शन पुल को ही हम बोलेंगे, इसकी वजह से जो पानी ऊपर चढ़ जाता है उसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप. The vascular tissue for the transport of water and mineral in the plant is called xylem. The xylem forms a continuous network of channel that connects roots to the leaves through the stem and branches, and thus transports water and mineral to entire plant. We have learned that water evaporates through stomata present on the lower surface of the leaf by the process of transpiration. Evaporation of the water from the leaves produces a suction pull. इस evaporation की वजह से एक पुल लगता है जिसको हम बोलते हैं suction pull, which pulls the water from root upward to the great heights in tall trees. जितने भी मर्जी लंबे पेड़ क्यों ना हो, उनकी टिप तक वाटर पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम, by means of this suction pull. The suction pull produced in xylem vessels by transpiration in plant is similar to one which we produce while drinking a milkshake from a glass with a straw. जैसे आप एक मिल्क शेक ड्रिंक करते हो ग्लास में स्ट्रॉ डाल के, है ना, तो स्ट्रॉ से आप क्या करते हो? आप मिल्क शेक को सक करते हो. ऐसे ही एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है
ट्रीज के अंदर, बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से वाटर जो है वो इजिली राइज अप कर जाता है इन दी जाइलम वेसल्स. Another function of transpiration is that it cools the plant in hot weather. This happens due to cooling caused by evaporation. The upward movement of water and minerals in a plant through xylem is called ascent of sap. Now the third most important function is translocation of food. अब फूड बन गया है लीव्स में, अब प्लांट के हाथ तो है नहीं कि वो हर पार्ट में जाके अपना फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सके. तो क्या होता है, प्लांट के पास अनदर वैस्कुलर बंडल होता है जिसका नाम है फ्लोएम. अब ये फ्लोएम जो है ये पूरे प्लांट में हर जगह में फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है सो दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो सके, रेस्पिरेशन हो सके. The food is manufactured in the green leaves of the plant. The food has to be transported from leaves to every cell of the plant. सारे ही सारे cells तक ये खाना पहुंचना जरूरी है. The transportation of food from leaves to other parts of the plant is called translocation. और ये किसकी हेल्प से होता है? ये होता है by the help of phloem. Like xylem, phloem forms a continuous network of channels that connect leaves to different parts of the plant. Through phloem, prepared food from leaves reaches to different parts of the plant like stems, roots, fruit, seeds and flowers. Children, see the activity. To show phloem transports food prepared by leaf. तो इसके लिए आप एक क्या काम करो, आप एक potted plant लो जिसके अंदर thick stem हो और उस थिक स्टेम की साइड्स में से आप उसको रिमूव कर दो, मतलब उसका बाक जो है आप रिमूव कर दो. दिस इज कॉल्ड एज गर्डलिंग ऑफ स्टेम. तो गर्डलिंग की वजह से यहां से फ्लोएम रिमूव हो गया है. द पार्ट ऑफ द स्टेम अबव द गर्डल शोज स्वेलिंग व्हाइल द लोअर पार्ट ड्राइज अप. इसका मतलब क्या है कि थोड़े टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ का जो पार्ट है वो तो स्वेल अप हो जाएगा. क्यों? क्योंकि फ्लोएम यहाँ तक प्रेजेंट है, यहाँ तक फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन नीचे की तरफ को फूड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा, इसलिए ये लोअर पार्ट जो है ये ड्राई अप हो जाएगा. As a result, the food prepared by the leaf could not be translocated below the girdle part of the stem. Therefore, food get collected above the girdle, resulting in the swollen stem. तो यहाँ पे स्टेम जो है वो स्वेल अप हो जाएगी और यहाँ से बिलो वाली जितनी भी स्टेम है ये सारी ड्राई अप हो जाएगी. The portion below the girdle dries up due to lack of food. Phloem transports food prepared by leaves to different parts of plant body. Now, excretion in plant. Children, जैसे आपने देखा है ह्यूमन्स एक्सक्रीट करते हैं, एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, इवन डिकम्पोजर्स एक्सक्रीट करते हैं, सिमिलरली प्लांट्स भी एक्सक्रीशन शो करते हैं. द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट इंक्लूड ऑक्सीजन. तो जैसे हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ऐसे ही प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट के लिए ये वेस्ट मटेरियल जो कि बाहर विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, बट हमारे सर्वाइवल के लिए ये ऑक्सीजन बहुत जरूरी है. The main waste product of the plant include oxygen produced during photosynthesis and carbon dioxide and water vapor produced during respiration at night. The gaseous waste products are removed through stomata present in the leaves. We have already discussed कि जो stomatas होते हैं ये क्या होते हैं? They are for the gaseous exchange. कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं. बट ड्यूरिंग नाइट ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन से रिस्पायर करते हैं एंड दे लिबरेट आउट कार्बन डाइऑक्साइड. However, plants are very unique when it comes to metabolic waste products because they can store some of the waste products in vacuoles present in their cell for whole of their lifetime. तो कुछ वेस्ट मटेरियल्स इनकी बॉडी में ऐसे भी प्रोड्यूस होते हैं जिनको ये अपने वैक्यूल्स में स्टोर कर लेते हैं पूरी की पूरी लाइफ के लिए. Some waste products are transformed in the form of crystals such as calcium oxalate, calcium carbonate and raphids which are stored in their bark, leaves and fruit. और ये कब रिमूव होते हैं? जब bark ड्राई होके गिर जाती है तो ये भी रिमूव हो जाते हैं. Some waste products produced in plants are of great economic value to mankind. ऐसे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जो मैनकाइंड के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे कि रेजिन
गम, रबर, रबर से तो आप देखो कितनी सारी चीजें बनती हैं, तो रबर क्या है? इट इज अ वेस्ट मटेरियल विच इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम बाय द प्लांट. These waste products are of so much value that the excretory products producing plants are cultivated for their waste products such as rubber plant. Children, have a look on the new words. Photosynthesis. Now you all know what is photosynthesis. It is the process by which green plants make their food. The process through which the green plants manufacture their own food. Transpiration. Transpiration क्या होता है? It is the loss of water from the aerial part of the plant. Blood circulation. The movement of blood from heart to all body parts and back to heart is called blood circulation. And excretion. Elimination of the waste material produced in the body. Now children, have a look on the summary. Circulatory system is the transportation system of human body. Blood is a fluid that is pumped throughout the body. Heart is the main pumping organ of our body. It transports blood. Doctors use stethoscope for listening the heartbeats. Human heart beats about 72 to 80 times per minute in an adult. Kidney is the main excretory organ of the human body. The main excretory product in human body is urea, while in aquatic animals it is ammonia. The process of removing waste using an artificial kidney is called dialysis. Xylem transports water and mineral from soil via root hair to rest of the plant body. Phloem transports food material from leaves to different parts of the plant body. Water evaporates through stomata. Stomata helps in gaseous exchange and evaporation of water. Now have a look on exercise, children. See the first question. Tick the correct option. The component of blood that protect us from diseases is WBC. Normal human heart beat at a rate of 70 times per minute. Blood is carried towards the heart. कौन लेके जाता है blood को heart की तरफ? वो है veins. The human heart has 4 chambers. Transpiration occurs from the stomata. See the B part, children. Write T for true and F for false. WBC transport oxygen. No, this is false. Pulse rate indicate the rate of heartbeat. Yes, it is true. Pure blood is circulated through the left part of the heart. Yes, pure blood जो है हमारे left atrium से left ventricle से पूरी body में distribute होता है. Xylem helps in transport of food in plant. नहीं, xylem water transport करता है. Human urine consists of 95% water, 2.5% urea and 2.5% other waste products. Yes, again this is true. See the fill in the blanks. The fluid part of the blood is called plasma. You will write plasma here. Blood is red in color due to presence of a pigment called hemoglobin. H-A-E-M-O globin. Hemoglobin. The waste dissolved in water is removed as urine. The filtering of blood through an artificial kidney is called dialysis. Dash carry blood from the heart to all parts of the body. These are artery. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.